वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे। वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे और इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे। इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे। और भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें। भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें। खुद को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे। हेलो, थैंक यू फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं और आज पढ़ते हैं क्लास 10th की पोएट्री का पहला लेसन। जी हाँ दोस्तों, पोएट्री यानी कि कविताओं के बारे में। तो आज जो हमारी कविता है वो इंग्लिश की है और उस कविता के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट में जो पोएट्री का सेक्शन है, उस पोएट्री के सेक्शन का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये लेसन 1 है और डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसकी वर्ड मीनिंग समझते हैं और फिर आगे हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया की ओर भी चलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, धीरज के साथ, धैर्य के साथ आपको बैठना है। पूरे कंटेंट को ध्यान से पहले सुनना है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा ऐसे ही नोट कर लेना है। स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना है। पहले क्यों नहीं लेना है? पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मैं कुछ जो एक्सप्लेन करूंगा, कुछ डायग्राम बनाऊंगा, कुछ नई चीज़ें समझाऊंगा, वो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए कंटेंट को बाद में मैं आपको मौका दूंगा, जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको कहूंगा कि आपको इसका स्क्रीनशॉट अब ले लेना चाहिए। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतरीन पहले तो आप पढ़ते रहिए। आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। पूरा पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिर बस उसी के नोट्स आपको बना लेने हैं और लिख करके 10 बार प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा हो गया 10 बार, कोई नहीं, 5 बार प्रैक्टिस करनी है। अब 5 से कम मत करना, क्योंकि जब अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है, अपनी फील्ड का नंबर 1 खिलाड़ी बनना है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी दोस्तों। क्यों करनी पड़ेगी? तो आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कहा गया है, वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे। वक्त पैरों पे पड़ा हो जिंदगी को तान दे और इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे। इस तरीके से खुद को उठाओ कि आसमां भी सम्मान दे। और भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें। भीख में मिलती नहीं है उम्र भर की शोहरतें। खुद को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी एक झलक पर दुनिया जान दे। तो पोएट्री में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को जान लीजिए पहले से। क्या? पोएट्री यानी कविता। कविता किसी भी बात को खुल के नहीं कहती, कविता सिर्फ इशारा करती है। मतलब कहने का कि हम अगर पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं तो पहले अपने माइंड को ये बताना होगा कि इसमें है क्या। इसमें आपको कुछ लाइनें दे दी गई हैं, लेकिन इसका जो मतलब है, कहने का मतलब बिल्कुल ये क्या होते हैं कि छोटे तो लग रहे हैं लेकिन बहुत गहरी समझ रखते हैं। ठीक है, बिहारी लाल जी का एक दोहा याद आ रहा है। ऐसा कहा जाता है बिहारी लाल जी के बारे में, कबीर दास जी के बारे में, रहीम दास जी के बारे में, कि ये लोग ऐसा लिखते थे कि इनकी लिखावट में चंद लाइनें ही होती थीं, कुछ पंक्तियां ही होती थीं, लेकिन इनका लिखावट इतना गहरा होता था कि लोगों के दिल पे छाप छोड़ के जाता था। मतलब कहने का कि बिहारी लाल जी के बारे में कहा गया है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है दोस्तों, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम हैं, क्योंकि हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो इनके बारे में आप ये जान लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ नेचर लवर। ये नेचर से बहुत प्यार करते थे। तो आपको ये समझ लेना है कि इनकी जो राइटिंग्स होंगी, इनके जो लेख होंगे, वो नेचर पे आधारित होंगे। यानी ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है, इस कुदरत के करिश्मे को ही इन्होंने अपनी पंक्तियों में झलकाया है। कुदरत के
करिश्मे को ही इन्होंने अपनी पंक्तियों में झलकाया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने प्रकृति को ही अपनी कविता में समाया है। कविता की समझ के लिए आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा कि कविता को समझने के लिए आपको एक माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी। उसको आप ध्यान से सुन लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, छोटी चीज़ें लगती जरूर हैं, लेकिन ये हैं क्या? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ, हैं छोटी बातें लेकिन बड़ी बात करते हैं। ठीक है, कैसे? इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि समझदारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसा हम पढ़ लेंगे, अर्थ तो मैं बता दूंगा तुरंत, अर्थ में यकीन मानिए दोस्तों 2 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगना, सिर्फ 2 मिनट गिन के कम ही लगेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अर्थ 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन उसकी समझ कहाँ से आएगी कि आखिर एक राइटर जो है, इतना बड़ा एक राइटर, इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा कवि, इतनी छोटी सी लाइन लिख करके बस हमको बहुत समझाना चाह रहा, क्या बताना क्या चाह रहा? तो उसमें यानी समझ हमें रखनी पड़ेगी। क्योंकि कहा गया है कविताओं का पारखी वही होता है जो समझदार होता है। और समझदारी कहाँ से आएगी? जब हम किसी भी चीज़ को ध्यान से समझेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ कर भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी भी चीज़ को समझ समझ कर समझना है। जो पोएट हैं वो नेचर लवर हैं, यानी प्रकृति से प्यार करने वाले हैं, कुदरत से प्यार करने वाले हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी आपको कविताएं मिलेंगी उनमें काफ़ी हद तक आपको नेचर से सिमिलरिटी मिलेगी। यानी आप ये देख पाओगे कि नेचर का ये गुणगान किन रूपों में करते हैं। और गुणगान नहीं करते, ये गुणगान करने के साथ साथ ये वहाँ से कुछ मैसेज हमको देते हैं, कुछ सीख देते हैं, और वो सीख आपको समझाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि कविताएं किसी भी बात को खुल के नहीं कहती, वो इशारा करती हैं। कविताएं बातों को इशारों में समझाती हैं। अब हर व्यक्ति किसी भी कविता का अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा सकता है, जो कि वो अपने लिए स्वतंत्र है। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए। आप को जब आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, तो आप खुद कैपेबल हो पाएंगे दोस्तों कि इसको मैं समझती हूँ कैसे, मतलब क्या पॉइंट होना चाहिए, ये ऐसा समझा रहे हैं, क्या मैं इस चीज़ को कोई बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूँ। तो आपके अंदर भी ये डेवलप हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि जो मैंने बताया है, जो आपके टीचर्स ने बताया है, जो किताबों में बताया गया है, बस वही सही है। आपकी समझ भी, सुनिएगा, आपकी समझ भी इसमें जवाबदेह है। यानी आप जो समझते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि मैं या राइटर या जो भी व्यक्ति हैं, यानी कविताओं को पढ़ाने का मतलब होता है कि हम आपके विचारों का भी सम्मान करते हैं। ये नहीं कि मैंने अपने विचारधारा थोप दी आपके अंदर कि ऐसा है तो बस ऐसा ही है और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी विचारधारा क्या कहती है, इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आप क्या इसमें से फीडबैक निकालते हो, वो आपको भी डिस्कस करना है, बताना है कमेंट बॉक्स में। पहले मैं इसका मोटो बता देता हूं कि पोएम का मेन मोटो क्या है, पोएम का मेन पर्पज क्या है, क्यों समझाना है हमें। तो दोस्तों ऐसा होता है कभी कभार, ये हमारी लाइफ में, अब आपको पोएम को अपनी लाइफ से रिलेट करना है और समझना है। हमारी लाइफ में कभी कभी ये होता है कि हम लोग किसी परेशानी में आकर के, किसी डायलेमा में आकर के, डायलेमा मतलब कंफ्यूजन में, किसी खराब स्थिति में आकर के हम अपने आप को इतना असहाय मान लेते हैं, इतना परेशान अवस्था में मान लेते हैं कि हमें लगता है कि आगे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और हमें यह भी लगता है, हमें चारों तरफ निराशा निराशा ही दिखाई देने लगती है, हमें उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आती है। राइटर क्या कहते हैं दोस्तों कि कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, हमें दुख होता है, जहां पे हम रोना रोना चाहते हैं, लेकिन कब तक रोएं ये कहा गया है। भाई आप रोना रोते रहोगे, लेकिन कब तक रोगे, क्योंकि परिस्थितियों को बदलने का अधिकार ऊपर वाले के हाथ में है। आपके पास सिर्फ आपके कर्म करने का अधिकार है, परिस्थितियों को बदलने का अधिकार तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब आप क्या कर सकते हो, वही कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये राइटर पहले कह रहे हैं कि मैं किसी कारण परेशानी में था। ध्यान से देखिएगा, मैं एक डायग्राम समझाता हूँ। राइटर कह रहे हैं कि मान लीजिए ये हो गया कोई एक पेड़, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इस पेड़ के नीचे जो है राइटर, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, राइटर ने ये नहीं कहा कि मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ या यहाँ से जा रहा हूँ, बट आपको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेना कि राइटर इसके नीचे हैं। ये मान लेते हैं कोई राइटर हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप क्या कहते हैं। और ये हेमलॉक ट्री है, कौन सा पेड़ है, हेमलॉक ट्री।
हेमलॉक ट्री क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है दोस्तों, ये इसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। और सफ़ेद रंग के फूलों का मतलब क्या हो गया, सफ़ेद रंग के फूल, ये जहरीला पेड़ होता है। यानी अगर किसी इंसान के मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो आत्महत्या करना चाहता है या मृत्यु की ओर इशारा है उसका, तो वो कह सकते हैं कि वो इस पेड़ के आसपास वो दिखाई देगा, इस पेड़ को खाने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा। तो इस वजह से यानी कि जब निगेटिव विचारधाराएं उसके मन में आएंगी तो उस समय वो क्या करेगा, ऐसा करेगा। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है। हम अपनी भारतीय भाषा में जाने तो जैसे धतूरा होता है ना, धतूरा जो भगवान शिव पे अर्पण किया जाता है बेलपत्र के रूप में, हाँ, तो वही जो पेड़ होता है उसी के इक्विवेलेंट में हम मान सकते हैं इसको कि ये धतूरा का पेड़ कुछ ऐसा है। आप इमेज देख लो, ऐसा है, ठीक है। तो राइटर कहते हैं कि मैं एक बार ऐसा था कि मैं परेशान था। क्या थे, परेशान थी, बड़ी किसी प्रॉब्लम में थे, इनके सर्कमस्टांसेस भी खराब थी। कहते हैं कि मैं बिल्कुल एक पेड़ के नीचे था, खड़ा था या जा रहा था, ये मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको पहले समझना है। बोले मैं ऐसा था और मन में बहुत गलत धारणा, मैं दुखी था। मैं नहीं, राइटर खुद कह रहे हैं, कहते हैं मैं दुखी था और वहीं पेड़ के नीचे मैं वहीं पे था। तो इसकी मीनिंग समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वे मतलब होता है मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर मतलब क्या होता है, तरीका, यानी जिस तरीके से। अगला क्या है, सूख, सूख मतलब सेक, सेक का मतलब होता है हिलाया, किसी चीज़ को हिलाना वो कहलाता है। जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति बैठा है, उसको बिल्कुल दोनों तरीके झकझोर देना, ऐसे करके ऐसे हिला देना, वो होता है हिलाना। जैसे मान लो ऐसे हम बैठे हैं, कोई आकर हम ऐसे कर दे, अरे उठो उठो उठो, ये होता है सेक करना, हिलाना। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी इसका मतलब होता है बर्फ के नन्हे नन्हे कण, बर्फ के नन्हे कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं ना, पार्टिकल, छोटे बर्फ के कण, उन्हीं को बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो या पार्टिकल्स ऑफ स्नो। हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री के बारे में मैंने बताया, एक जहरीला पेड़ होता है, धतूरे के इक्विवेलेंट में मान सकते हैं, धतूरे के समान वो हो सकता है। चेंज मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस यानी बदलाव, क्या होता है, बदलाव, या फिर कह सकते हैं परिवर्तन। इसको क्या कह सकते हो दोस्तों, परिवर्तन। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है। मूड, मूड मतलब होता है मेंटल स्टेट, जिसको कह सकते हैं मनोदशा। क्या कह सकते हैं दोस्तों, मनोदशा, यानी मन की जो स्थिति है, मन की जो सिचुएशन है, उसको हम लोग मूड या मेंटल स्टेट कहते हैं। कहते हैं ना मेरा मूड खराब हो गया है, मूड खराब होने का मतलब क्या हो गया कि मतलब मेंटल स्टेट ठीक ठाक नहीं है, मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है, वो हो गया। पार्ट, पार्ट मतलब होता है पोर्शन, पोर्शन मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट दे देना, थोड़ा सा हिस्सा दे देना, वो होता है। और र्यूड, र्यूड मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि इसको कहते हैं पछतावा करना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, यानी पछतावा करना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मीनिंग मैंने आपको ये बता दी। इसका मतलब आप लिख लेना, इसका मतलब क्या हो गया, एक धतूरे जैसा पेड़, यानी कि जहरीला पेड़, क्या कहते हैं इसको, जहरीला पौधा, जहरीला पौधा, जहरीला पेड़ जो भी हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं हेमलॉक ट्री। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब क्या कहा गया है इसमें, कहा गया है कि द वे अक्रू, कि जिस तरीके, ये खड़े थे, कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं वहां पे खड़ा था, और द वे अक्रो, जिस तरीके से, द वे मतलब जिस तरीके से, अक्रो मतलब एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने क्या किया, सूक डाउन, हिलाया, ऑन मी मतलब मुझ पे, मुझको नहीं, मुझ पर हिलाया, क्या हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की बूंदों को। यानी कहने का मतलब राइटर यहाँ पे खड़े थे और ऊपर ही कोई एक कौवा जो है यहाँ पे बैठा रहा होगा इस पेड़ में, और इस कौवे ने क्या किया, बर्फ के जो कण हैं गिराया इनके ऊपर। कि जिस तरीके से, उन्होंने ये नहीं कहा कि बर्फ के कण डायरेक्ट गिरा दिया, खोपड़ी फूट गई ना, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के नन्हे नन्हे कणों को गिरा दिया। कहाँ से गिरा दिया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उस धतूरे के पौधे से, उस जहरीले पौधे के ऊपर से, उस जहरीले पौधे के ऊपर जो नन्हे नन्हे बर्फ के कण बिछे हुए थे, और कौवा आकर के बैठा और उसने क्या किया, उन बर्फ के कणों को गिरा दिया। तो क्या हुआ, तो होता क्या था, हुआ ये, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को दे दिया। हार्ट मतलब हो गया दिल, और गिवन मतलब दे दिया, उसने मेरे दिल को दे दिया। क्या दिल को दे दिया, अ चेंज, एक बदलाव दे दिया, एक परिवर्तन ला दिया, ऑफ मूड, मेरे मूड का, यानी मेरे हृदय में, मेरे मन में परिवर्तन हो गया। नहीं बात समझे, मतलब कहने का कि जिस तरीके से कौवे ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से कौवे ने पेड़ से बर्फ के कणों को नीचे गिराया, कहते हैं कि मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, मेरा मन, मेरा जो मूड था, मूड किस में था, वो दुखी थे, जो कंडीशन सौरों की कंडीशन में थे, दुख में थे, वो दुख वाले मूड ने इनको पूरी तरीके से बदल दिया। कैसे बदल दिया,
और कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, कहते हैं और मैंने बचा लिया, क्योंकि मूड बदल गया, मन बदल गया, तो मन बदलने से कहते हैं मैंने बचा लिया। क्या बचा लिया? सम पार्ट, अपना कुछ समय, कुछ पार्ट। किसका पार्ट बचा लिया? ऑफ द डे, पूरे दिन का। बोले पूरे दिन का मैंने कुछ समय बचा लिया। किससे? आई हैड र्यूड। र्यूड मतलब होता है पछतावा करना, पश्चाताप करना। बोले पछतावा करने से मैंने अपने जीवन को बचा लिया। कहने का तात्पर्य हो गया दोस्तों कि राइटर कह रहे हैं कि मैं परेशानी में था और मैं अपनी किस्मत का रोना रो रहा था, मैं अपने दुख का रोना रो रहा था, और उसी पल क्या हुआ, कौवे ने मेरे ऊपर क्या किया, बर्फ के कुछ टुकड़ों को डाल दिया। और बर्फ के टुकड़े यानी कि छोटा सा प्रयास, बर्फ के टुकड़े मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बर्फ के टुकड़े का मतलब हो गया यानी छोटा सा प्रयास। इसको हम कह सकते हैं अ लिटिल बिट एफर्ट। भले ही छोटा सा एफर्ट है दोस्तों, लेकिन ये छोटा सा प्रयास ने क्या किया, एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे दिया, बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे दिया। फिर से सुनो, छोटे से प्रयास ने बड़े से बदलाव को जन्म दे दिया। बड़ा सा बदलाव क्या था? उनका जो पूरा का पूरा दिन रोने में बिताने वाले थे, उनका पूरा का पूरा दिन जो परेशानियों में बिताने वाले थे, दुख में बिताने वाले थे, पछतावे में बिताने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उस पूरे समय को उस कौवे ने बदल डाला। उन बर्फ के टुकड़ों ने, नन्हे से प्रयासों ने बदल दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे राइटर हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या, हम दुख में अपना जीवन जीने लगते हैं। तो कहा गया है गाइस रुको, वहाँ पर टेंशन ना लो, आपको करना क्या है, पहले विचार करो। विचार करने के बाद आपको मालूम होगा कि हम जिस पल को बर्बाद कर रहे हैं उससे अच्छा पल भी हो सकता है, क्योंकि जो दुख होना था, जो दुखद घटना होनी थी वो तो हो चुकी है। कम से कम हमारे हाथ में है आगे के पल को अच्छा पल बना सकें। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो वही कहा गया है। अब इसको मैं अपने एग्जाम्पल समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि आपके पास, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए पड़े हैं और वो 100 रुपए आप जेब में लेकर के कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी जेब से 20 रुपए जमीन में गिर जाते हैं। अब आप क्या करोगे? बाकी के जो 80 रुपए हैं उनको भी फेंक दोगे? यार मेरे 20 रुपए गिर गए, क्या बताएं प्रभु, 20 रुपए गिरा दिए, 20 रुपए गिर गए यार, रो रहे हैं। 80 रुपए तो बचे ना, अरे कोई बात नहीं, 20 रुपए गिर गए हैं, 80 रुपए क्या करेंगे, लो यार फेंक दे रहे हैं 20 रुपए भी, देखा अरे क्या करें। ऐसे रोना रोगे? इस तरीके से रोना रोगे कि हाँ मेरे 20 रुपए गिर गए हैं, मैं 80 रुपए का भी रोना रो रहा हूँ कि 20 गिरे भाई, मैं क्या करूँ यार, ये भी कोई काम के नहीं है, बेकार। आप ऐसा नहीं करोगे। करोगे ऐसा? बिल्कुल नहीं। आप तब क्या करोगे? तब आप करोगे कोई बात नहीं, 20 ही तो गिरे हैं, गिर जाने दो, टेंशन छोड़ो भाई, 20 गिरे हैं, 80 संभाल भाई, यही तो कहोगे ना। ए भाई 80 बचे ना, हाँ संभाल यार, पार्टी करेंगे आराम से, टेंशन खत्म, ये सब झंझट नहीं पालना। समझ रहे हो? तो बिल्कुल ऐसी लाइफ है दोस्तों कि आपका जो पार्ट बीत गया है उसको रहने दो, जो अब है उसको संभाल लो, बेहतर बना लो। नहीं बात समझे? राइटर यही सलाह देना चाहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे, आप सोच रहे होगे 10th के बच्चों में से ये आएगा कि हाँ ये टॉपिक का इससे क्या लेना देना है, तो टॉपिक का लेना देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के अभी बैठे होंगे कि मैं 10th में आ गया हूं लेकिन मैंने अभी तक कुछ अच्छा नहीं पढ़ा है, कुछ अच्छा काम नहीं किया, मैं टॉपर नहीं बना। कोई बात नहीं यार, जो समय बीत गया है उसका क्यों रोना रोते हो? अब जो समय आने वाला है उसके लिए जी जान लगा दो। 4 महीने 5 महीने हैं, अगर जी जान लगा दिए तो आगे फोड़ दोगे एग्जाम में। तुमको लोग एग्जाम्पल मान लेंगे, भाई साहब ये बंदे को देख लो, पहले क्या था, 4 महीने में बदलाव कर दिया इसने। सुनना अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन जब उस पर अमल करने की बारी आती है तो वो कष्टमय होता है। लेकिन अगर आपने उस कष्ट को, उस प्रॉब्लम को झेल लिया तो यकीन मानो अगली लिस्ट जो होगी ना टॉपर्स की, उसमें ना तुम्हारा नाम होगा। सुनने में तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में नहीं करने में भी अच्छा लगता है, बस इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो। ठीक है, इम्प्लीमेंट करोगे तो मिलेगा, सोचने से कुछ नहीं होता। क्योंकि एक कहावत होती है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। मैं अक्सर बोलता रहता हूं ये कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह तक जाएगा। और कुछ ना आए हाथ, और कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। तो पहला कदम तो उठाओ,
राइटर से मैसेज लो। तुम्हारी पोएम इतनी बेहतरीन पोएम लिखी हुई है, इसको सुनो, समझो क्या कह रहे हैं राइटर। तुमने अगर अपना टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर दिया है, पढ़ाई नहीं किया है, खेलकूद में वेस्ट किया, कोई बात नहीं, आप संभल जाओ। ये आपकी लाइफ बिल्कुल वही 100 रुपये और 80 रुपये 20 रुपये से जुड़ी हुई है। आपकी पूरी लाइफ 100 रुपये है, आपने 20 रुपये ही बर्बाद किए हैं दोस्तों। अभी 20 रुपये ही आपके गिरे हैं लाइफ रास्ते में, अभी भी आपका 80 रुपया है। अब चाहो तो उन 80 रुपये से अपनी लाइफ को संवार लो, उस 80 को 800, 8000, 8 लाख, 8 करोड़, 80 करोड़ बना लो, या फिर उस 20 रुपये का रोना रोते रहो जो तुम्हारे पास से चले गए हैं, जो गिर गए हैं। आपके लाइफ का जो पल बीत गया है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, लेकिन जो लाइफ में पल आने वाला है आप उसको बेहतर बना सकते हो, उसके लिए जी जान लगा सकते हो, उसके लिए मेहनत कर सकते हो ना। तो पछतावा किसी भी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल क्या है? समस्या का हल है जी जान से अपने काम में लग जाना। उस काम को करो जो आपका दिल कहे, और जब उस काम को करने बैठो तो पूरे मन से करो, हंस के करो, पूरे उत्साह से करो, ताकि कोई व्यक्ति अगर देखे ना तो या तो उस व्यक्ति को तुम्हारे ऊपर गर्व हो, या उस काम को, जिस काम को करने बैठ जाओ उस काम को इतनी शिद्दत से करो, उस काम को इतने डेडिकेशन से करो, इतने मेहनत से करो, इतने समर्पण से करो कि उस काम को भी गर्व हो कि यार किस बंदे ने मुझे ले लिया यार। तो दोस्तों, पोएम बहुत ही छोटी होती है लेकिन पोएम मैसेज बहुत बड़ा देती है, बस हमें समझना आना चाहिए। तो एक बार फिर समझा दे रहा हूं। कहते हैं कि कभी कभार छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे एफर्ट, छोटी छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ले आती हैं। जैसे कि राइटर क्या कर रहे हैं, राइटर कहते हैं कि मैं परेशान हालत में खड़ा था, रास्ते में एक हिमलॉक पेड़ के नीचे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, मरना चाह रहा था, लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से देखो किसी ना किसी रूप में बदलाव आ सकता है। ये मत सोचना बदलाव किसी इस रूप में आएगा, बदलाव किसी भी रूप में आ सकता है। बदलाव डिस्ट्रैक्शन रूप में आ सकता है। आप पढ़ने बैठे हो, या आप कहीं मान लीजिए आप कोचिंग में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप टॉपर लिस्ट में हो, ठीक है, बगल में किसी ने आपकी तरफ मुस्कुरा करके देख लिया, बस हो गया बदलाव। क्या सोच रहे हैं भाई, बंदी ने देख लिया है, आप भाई साहब के ऊपर लाइफ में बदलाव आ गया। तुम टॉपर से ना पॉटर बन जाओगे। कुम्हार तो फिर भी कुछ काम कर लेता है, मिट्टी के बर्तन बना के रोजी रोटी चला लेगा। तुम क्या करोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है। तो ये मत सोचना, क्योंकि कहा भी जाता है दोस्तों, मुस्कुराने के लिए जो बाण चलाती है ना ये कन्याएं, वो सिर्फ एक मोह जाल होता है। अब उस मोह जाल में अगर तुम फंस गए तो फिर लटक गए, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, और जो इसे प्यार समझे वो टोटली गधा है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शन पे नहीं, अपने गोल्स पे फोकस करो, गोल मोल दुनिया पर नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार से कौवे ने क्या किया, कौवे ने इनके ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े डाले, ये छोटा सा प्रयास था, और इन्हीं छोटे प्रयासों ने क्या किया था, इनकी पूरी मनोदशा को बदल के रख दिया, पूरी सिचुएशन को बदल के रख दिया। और कह रहे हैं जिस तरह मैं अपना पूरा दिन बर्बाद करने से बचा लिया मैंने, मेरा मूड बदल गया, अब मेरे मन में वो थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मैं अपने दुख को सुख में कन्वर्ट कर लिया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो पल मेरा व्यतीत हो चुका है, बीत गया है, वो तो दोबारा आएगा नहीं, लेकिन जो नया पल है वो मैं अच्छा बना सकता हूं। और इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि आपको भी यही करना चाहिए कि जो पल बीत गया है टेंशन ना कर उसका, जो दिल करे वो नया दिल खोल के कर उसको। कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह तक जाएगा। और कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है।